अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद सज्जाद और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लर्न विद MSc। तो जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में बात की थी सेपरेशन ऑफ पावर, जो मोंटेस्क्यू के नज़रिए से आइडियोलॉजी जो मोंटेस्क्यू ने दी थी, तो उसके मुताबिक हमने बात की थी। तो आज उसी के बारे में आज हम मज़ीद हमने कहा था कि हम पाकिस्तान में देखेंगे कि क्या पाकिस्तान में जो मोंटेस्क्यू की सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी है वो पाकिस्तान में लागू नाफिजुल अमल है या नहीं है। तो इसको हम आज देखेंगे और इसको आप इस नज़रिए से देखेंगे कि मोंटेस्क्यू की जो थ्योरी थी सेपरेशन ऑफ पावर और पाकिस्तान में जो लूप होल्स हैं वो क्या हैं, इसको मज़ीद जो है हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो हम थोड़े से जो है वो रिवाइज़ कर लेते हैं और उस रिवीजन में क्या है, हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर है और उसके बाद चेक एंड बैलेंस है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर में हमने क्या कहा था। हमने बात की थी सेपरेशन ऑफ पावर में हमारे पास 3 मेन इंस्टीट्यूशंस हैं जो गवर्नमेंट और एक कंट्री को रन करते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो आपकी अदलिया है, जो आपकी कोर्ट्स हैं, जो आपका जुडिशरी है, और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपकी लेजिस्लेशन आती है, जो लेजिस्लेचर जो होते हैं जिसमें आपकी कानून साजी होती है, जहाँ पे आपकी नेशनल असम्बली और सेनेट का इस्तेमाल है, और उसके साथ साथ आपकी एक तीसरी जो है वो एग्जेक्टिव होती है जो इंतज़ामी अमूर पे काम करती है और जो पूरी जो कंट्री को जो है वो सर्व करती है, आप समझें। तो ये 3 मेन इंस्टीट्यूशंस हैं और मोंटेस्क्यू ने कहा था कि इनकी सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए। एब्सोल्यूट पावर उसने कहा था कि किसी भी कहीं भी हो तो वो क्या कर देती है, वो करप्ट करके देती है इंसान को। ये इंसान की एक नेचर है कि जहाँ पे भी वो उसको एक अनलिमिटेड आप जब इख्तियारात और पावर दे देते हैं तो वो उसका मिसयूज़ करता है। तो उसने कहा था कि किसी को भी, किसी इंस्टीट्यूशन को आप जो है वो फुल जो है वो पावर ना दें, उन इंस्टीट्यूशन पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। और उस चेक एंड बैलेंस के लिए उसने कहा था कि सबको ये जो 3 इंस्टीट्यूशन होंगे वो एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस रखेंगे। तो आज हम उसी पे बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में वो चेक एंड बैलेंस है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास आपको समझना होगा कि क्या क्या होता है, चेक एंड बैलेंस है या नहीं। सबसे पहले आपको एग्जेक्टिव का मैं बताऊं कि एग्जेक्टिव क्या है। एग्जेक्टिव में हमारे पास क्या आती है, हमारे पास जो मोंटेस्क्यू कहता था उसमें कहता था वो कि आपके पास प्राइम मिनिस्टर, जिस तरह हमारे पास एग्जेक्टिव का जो हेड होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर, ना कि होता है प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो एग्जेक्टिव का एक हेड होता है और दूसरे हमारे पास स्टेट ऑफ हेड होता है। तो स्टेट ऑफ हेड जब आप बात करते हैं तो वो हमारे पास कौन है, प्रेसिडेंट जो होता है, जो आपका सदर होता है, वो हेड किसका होता है, वो स्टेट का होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एग्जेक्टिव की तो तमाम जो इख्तियारात होते हैं पाकिस्तान में वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं, जो एग्जेक्टिव को हेड करता है, और उसके साथ उसकी कैबिनेट होती है जो काबीना होती है, जिसको हम कहते हैं। तो ये हमारे इसको हम कहते हैं एग्जेक्टिव। इसके बाद आते हैं आपकी लेजिस्लेशन में, तो जहाँ भी लोग कानून साजी होती है, और आपको पता है कि कहाँ पर हमारी कानून साजी होती है, और वो है नेशनल असम्बली, और इसके साथ साथ कौन सी है, सेनेट, जिसको अपर हाउस और लोअर हाउस भी कहते हैं। तो ये हमारे पास कानून साजी करती हैं जिसमें MNAs जो हैं या सेनेटर जो हैं वो बैठते हैं और कानून साजी करते हैं। इसको हम लेजिस्लेशन कहते हैं और ये एक अपना इदारा है। और इसके साथ हमारे पास अदलिया है जिसके वो हम जुडिशरी कहते हैं, और वो क्या करती है, वो अपने जो इंटरप्रेट करती है, जो भी कानून साजी करती है उसको इंटरप्रेट करना उसका काम होता है। तो मोंटेस्क्यू ने कहा था कि ये चेक एंड बैलेंस जो है इन पे जो है आपने खुद करना है, कि हम खुद जो है इस पर चेक एंड बैलेंस रखेंगे कि जो तीनों इंस्टीट्यूशन है ये मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे कि कोई अपनी लिमिट से जो है वो तजावज़ ना कर पाए। तो इसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्या होता है कि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो क्या पाकिस्तान में सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो इफ़ेक्टिव है या फिर नहीं है। तो इसको हम देख लेते हैं। कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं कि वाकई जिस तरह मोंटेस्क्यू ने कहा था या जिस तरह अमेरिका में है, क्या उसी तरह हमारे पास है या फिर नहीं है। तो आप देखेंगे कि जो मोंटेस्क्यू था वो कहता था कि एग्जेक्टिव को कोई जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा लेजिस्लेशन में। सबसे पहली बात जो आप देखेंगे कि एक इफ़ेक्टिव बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होती है जहाँ पे एग्जेक्टिव की, गवर्नमेंट की, जब कोई कानून साजी होती है। आप देखेंगे कि 26वीं जो अमेंडमेंट्स हुई हमारे पास, जो तरमीम हुई, उसमें क्या हुआ, उसमें ये कौन करवाने वाले थे, ये हमारी एग्जेक्टिव ही थी। उसने किसी को किस तरह ही, लेकिन ये भी ज़रूरी थी, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इसमें लूप होल सब में होते हैं। आपका आइन बनना है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें भी लूप होल्स होते हैं। कोई भी चीज़ जो इंसान की बनाई होती है वो मुकम्मल नहीं होती। लेकिन
ये भी ज़रूरी थी जो 26वीं जो तरमीम थी, लेकिन हम इस पे एतराज़ उठा सकते हैं कि क्या जो लोग बैठे थे वो अहल थे या नहीं थे, तो ये एक अलग डिबेट है हमारे पास। तो लेकिन उसके अलावा वहाँ पे जो 26वीं तरमीम है वो किसने करवाई है, वो एग्जेक्टिव ने करवाई है। तो सबसे ज़्यादा जो रोल होता है हमारे पास वो क्या होता है, वो होता है अब एग्जेक्टिव का काम जो होता है वो होता है जो भी लेजिस्लेशन होगी, जो भी कानून साजी होगी उस पर अमल करवाना, ये एग्जेक्टिव का काम होता है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी नेशनल असम्बली में बैठता है, और उसके साथ साथ जो हमारे पास वज़रा होते हैं, उनकी कैबिनेट होती है, वो भी या तो सेनेट में बैठे होंगे या फिर नेशनल असम्बली में। तो वो फिर इंटरफेरेंस और एक इन्फ्लुएंस आ जाता है जहाँ पे जो है वो प्रेशराइज़ किया जा सकता है MNAs MPs को, सेनेटर्स को, कि कोई भी कानून जब बनाया जाए। तो इस तरह जो है वो पाकिस्तान में जो एक लूप होल ये है कि पाकिस्तान में जो है किस तरह जो है वो डेमोक्रेसी को या फिर कोई और इदारा जो है उसको इन्फ्लुएंस करता है। और इसके बाद हमारे पास एक आप देखेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है या फिर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है। तो वो क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट के पास एक बेतहाशा जो है वो पावर है जो अनलिमिटेड होती है और कहीं वो मुतासर करती है। आप देखेंगे कि किस तरह जो है वो उसने तारीख में जो है वो, इस पर हम बात करेंगे कि कौन सा वो कॉन्स्टिट्यूशन है जो उसको इस अनलिमिटेड जो पावर दी, और अब 26वीं जो तरमीम हमारे पास 26 अमेंडमेंट्स में उसको अमेंड किया गया, और वो क्या है वो भी हम देखेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो थी हमारे पास, इसका काम होता है इंटरप्रेट करना, जो लेजिस्लेशन होती है उसको इंटरप्रेट कर देना कि ये कानून साजी हुई है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर है या अंदर है, उसको वो देखती है या जुडिशल रिव्यू दे देती है कि क्या ये निज़ाम ठीक है या नहीं, इसको आप देखेंगे। फिर क्या होता है, फिर हमारे पास आता है, ये तो हमारे पास हो गई है कि सेपरेशन ऑफ पावर है। तो सेपरेशन ऑफ पावर में क्या है कि चीफ जस्टिस के पास हमारे पास बेहद इख्तियारात हैं कि वो चाहे मर्ज़ी किसको निकालें और अपनी मर्ज़ी से किसको बिठाएं। वो किसी को नाहल कर देता है तो किसी को सादिक अमीन करार दे देता है। और उसके साथ साथ हमारे पास और भी आप देखेंगे कि 58(2)B में आप देखेंगे कि किस तरह सदर को इख्तियारात हासिल थे, पावर हासिल थी कि वो पूरी नेशनल असम्बली को और प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कर सकता था, तहलील कर सकता था वो असम्बली। तो वो भी बाद में जो है वो अमेंडमेंट होगी, लेकिन इंस्टेबिलिटी जो है, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में और इदारों को जो है वो कमज़ोर बनाया जा चुका था उस वक्त। तो उसके बाद अब क्या होते हैं कि अब हमारे पास जो इस निज़ाम जो जब हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू मोंटेस्क्यू कि पाकिस्तान में इस निज़ाम की जो इफेक्टिवनेस है वो है या नहीं, तो इसका हम अगर क्रिटिकल एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि मोंटेस्क्यू के नज़रिए के तहत क्या होता था कि पाकिस्तान में इख्तियारात की तकसीम का निज़ाम आइन में तो मौजूद है, लेकिन अमली तौर पर इस निज़ाम को मुकम्मल तौर पर मुअस्सर कहना मुश्किल है। जहाँ कुछ मसाइल हैं जो आप कैसे चेक एंड बैलेंस के निज़ाम को कमज़ोर करते हैं। किस तरह, जिस तरह आप देखेंगे कि जो अदलिया की पावर है, अदलिया की पावर आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि पाकिस्तान में बाज़ औक़ात क्या होता है कि अदलिया की इख्तियारात बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह हमारे पास, हम इसको भी डिस्कस करेंगे, अब नेक्स्ट हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं कि आर्टिकल 175A के तहत जजेस की तकरीरी में चीफ जस्टिस का किरदार जो है वो बहुत अहम होता है, और चीफ जस्टिस का क्राइटेरिया क्या होता है पाकिस्तान में, वो किस तरह सेलेक्ट होता है, इसको भी हम आगे डिफाइन करेंगे। उसके बाद अगर हम इंतज़ामिया की देखें, एग्जेक्टिव में देखें, तो बाज़ औक़ात इंतज़ामिया और जो हमारे पास लेजिस्लेशन होती है, नेशनल असम्बली और ये लेजिस्लेचर होते हैं, वो क्या होता है कि वो अदलिया की जो ताकत होती है जो उसके सामने कमज़ोर दिखाई देती है। ये सूरत हाल जो डेमोक्रेसी को जो है वो उसमें तवाज़न जो है वो बिगाड़ देती है और मोंटेस्क्यू की चेक एंड बैलेंस के असूल के खिलाफ वर्जी होती है। इसके बाद आप देखेंगे कि सियासी अदम इस्तेकाम तो फिर आएगा कि जब एक सुप्रीम कोर्ट से हम फैसले ले लेते हैं कि एक से एक जो है वो बढ़ के जो है वो अपने फैसले जो है वो इंटरफेरेंस करते रहते हैं और एक दूसरे को हटाते रहते हैं, रिमूव करते रहते हैं। तो फिर हमारे पास जो है मौजूदा सूरत हाल को अगर देखा जाए तो मौजूदा सूरत हाल में भी आप देखेंगे कि इंस्टेबिलिटी, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और उसकी वजह क्या है कि हमारे पास चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं वो अपनी हद से जो है वो अपनी पावर से ज़्यादा तजावज़ कर जाते हैं, और इसके तहत जो इख्तियारात उसको हैं इसके बाद वो क्या होता है, वो इस्तेमाल हो जाता है। ये नहीं है कि उसकी कोई नीयत में कोई शक हो जाए, बल्कि वो नहीं होता, लेकिन वो जो बैरूनी ताकतें हैं वो उसको क्या करती हैं, उस पर प्रेशर डालती हैं और इस वजह से उसको इस्तेमाल किया जाता है। और माजी में भी आप देखेंगे कि किस तरह जो चीफ जस्टिस हमारे थे वो किस तरह जो है वो इस्तेमाल किए जाते थे। इसकी मिसालें आपके सामने हैं कि पिछले जो भी कोर्स में आप डिसीजन देखेंगे कि किस तरह जो गैर आइनी भी आप देखेंगे किस तरह वो करार दिए गए उनको। तो फिर उसके बाद पाकिस्तान में अगर मुस्तकबिल भी देखा जाए तो कहीं पे आप लूप होल्स देखेंगे इसमें कि पाकिस्तान के निज़ाम में अभी भी लूप होल्स हैं। अभी भी जब भी 26वीं हो गई है अमेंडमेंट, लेकिन इसमें भी लूप होल्स हैं बहरहाल। लेकिन ये है कि अब कुछ ना कुछ जो है वो इख्तियारात जो है वो लेजिस्लेशन के पास आए हैं, जो हमारी नेशनल असम्बली है उसके पास
मुकर्रर है उसके पास आए हैं, और फिर एग्जेक्टिव को थोड़ी सा एज मिल जाएगा उनको गवर्नमेंट को रन करने का बगैर किसी प्रेशर के। पहले तो ये होता था कि लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चीज़ों को रुकवा लेते थे, और कोई भी जो आइन साजी होती थी, एक्ट होता था, और उसके साथ साथ जो भी किसी के पास जो प्रेशर डालने के लिए है जो वो एक केस बन जाता था, और उस केस जो है वो पूरी जो है इंस्टेबिलिटी लाता था। अब हम देखेंगे, ये तो हो गई उसकी सेपरेशन ऑफ पावर पाकिस्तान में, जो हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि एग्जेक्टिव जो है वो लेजिस्लेशन में इंटरफेरेंस करती है, और जो चीफ जस्टिस हैं उसके इख्तियारात बहुत ज़्यादा हैं जो इंटरफेयर ऑटोमेटिकली करते हैं, कहाँ पे जो इन्फ्लुएंस पैदा करते हैं नेशनल असम्बली, सेनेट में, और उसके साथ साथ आपकी एग्जेक्टिव में। तो उसके पास एक लामहदूद जो है वो अनलिमिटेड पावर मौजूद है। तो वो जो है आपको पता है कि जहाँ पे भी एब्सोल्यूट पावर होगी तो वो जो है वो मुश्किलात पैदा करती है। अब हम देखते हैं कि चीफ जस्टिस का जो क्राइटेरिया है, जिसका हम कहते हैं आर्टिकल 175, वो क्या है। 175 के तहत जस्टिस जो जजेस की तकर्री होती है वो होती है कि जिसमें चीफ जस्टिस जो है वो सरबराह होता है और वही तकर्री देता है, और उसके साथ साथ उसकी मंजूरी जो है वही देता है। वो किस तरह होता है कि चीफ जस्टिस का जो तरीक़ाकार जो है वो उस पर तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कि वो जो जजेस होते हैं उसकी तकर्री जो है वो चीफ जस्टिस करते हैं, और उसके बाद जो है वो पार्लियामेंट या जुडिशल जो है काउंसिल वो भी होती है उसके साथ साथ, और उनको मुंतखब दिया जाता है। लेकिन बात वहाँ पे नहीं रुकती, बल्कि वहाँ तक आती है कि चीफ जस्टिस का जो किरदार होता है और चीफ जस्टिस का जो क्राइटेरिया है पाकिस्तान में वो क्या है। पाकिस्तान में आप देखेंगे कि चीफ जस्टिस के पास एक अनलिमिटेड पावर है, और वो उसको यूज़ करता है, और बल्कि यूज़ नहीं करता बल्कि वो इस्तेमाल हो जाता है किसी बैरूनी ताकतों के ज़रिए, इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए वो इस्तेमाल हो जाता है, क्योंकि उसके पास इतनी पावर नहीं होती कि वो अपने आप को फिर ठीक कर सके। क्योंकि पाकिस्तान में मिलिट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट है, बहुत ज़्यादा मजबूत है, इसके ज़रिए जो है वो उसका प्रेशर जो है वो नहीं ला सकता, और वो इस्तेमाल हो जाता है। तो उसके तहत जो सबसे पहले हम देखेंगे, अब तो 26वीं जो है वो तरमीम हो चुकी है, लेकिन उससे पहले की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तनाज़ा जो है खड़ा किया जा रहा है कि ये बहुत गलत हुआ है। 26वीं अमेंडमेंट ये होनी थी, आज होनी थी या कल होनी थी, ये होनी चाहिए थी, और क्या ये ठीक है या गलत है इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, चीफ जस्टिस जो होता है उसमें पहले ये था कि आप जो भी सीनियर तरीन होगा, हमारे पास जो सीनियर तरीन जज की तकरीर वो थी कि चीफ जस्टिस जब एक रिटायर होगा तो उसके बाद जो भी सीनियर तरीन होगा, चाहे उसकी जो है वो मुद्दत मुलाजमत जो है टेन्योर जो वो 5 साल रहता है, 6 साल रहता है, 2 साल रहता है या 8 मंथ रहते हैं, तो वही होगा। इसमें वो एक रवायती तरीक़ाकार बन चुका क्या कि सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर जज जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनता है, जबकि मौजूदा चीफ जस्टिस जो होता है वो रिटायर हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जो सदर की मंजूरी होती थी बाद में कि चीफ जस्टिस की तकर्री जो है सदर पाकिस्तान की जानिब से जो है वो की जाती है, लेकिन जो सदर है वो सिर्फ सीनियर तरीन जज की तकर्री करते हैं। इसमें सदर की जवाबदेही इख्तियारात पे बहुत महदूद होता है। वो ये नहीं आप कह सकते कि वही कर रहा होता है, वो तो एक रवायतन है कि सदर जो है उसको साइन कर देता है, इसके अलावा उसके पास कोई इख्तियार नहीं होता कि वो चीफ जस्टिस को जो है वो अपॉइंट करे, क्योंकि वो एक रवायतन आपके पास आती है कि चीफ जस्टिस जो भी सीनियर तरीन होगा वो चीफ जस्टिस बन जाएगा। अब उसकी जो मुद्दत मुलाजमत थी वो क्या थी कि वो 65 साल थी, 65, चाहे वो 5 साल तक 60 ईयर में अब सीनियर तरीन अब पहुंच जाता है, और सीनियर तरीन में वो पहुंच जाता है और उसकी 5 साल रहती है, तो वो 5 साल जज रहेगा। अब वो बैचनेस हो उसमें, तो उसको चेक एंड बैलेंस कौन करेगा, क्योंकि एक इंसान है और उसमें एक बायसनेस ज़रूर होती है, फेवरेटिज्म भी हो जाती है, तो उसमें उसका चेक एंड बैलेंस भी नहीं है, तो उसको किस तरह जो है कंट्रोल किया जाना चाहिए, तो इसको हम देखेंगे। लिहाजा जो 175 आर्टिकल जो है वो यही कहता है कि 175 जो आर्टिकल है वो इसमें सदर जो है वो तकर्री करता था, लेकिन ये एक आप कह सकते हैं कि सो कॉल्ड तकर्री होती है कि इसमें, क्योंकि उसके पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि जो वो इस्तेमाल करे और उसको जो है वो कर सके, क्या कहते हैं कि चीफ जस्टिस को वो अपॉइंट करे, बल्कि वो सीनियर तरीन जो भी होता था वो आके बन जाता था। अब क्या हुआ है, अब इस बात की कहते हैं कि क्या चीफ जस्टिस की जो अब अपॉइंटमेंट होगी क्या वो मेरिट बेस होगी या फिर जो पहले होती थी वो मेरिट बेस थी। क्या पहले पाकिस्तान में जो तकर्री होती थी क्या वो उसमें ये देखा जाता था कि वो कितने केस सुनता है दिन में और कितने जो है वो उसकी पहले कारकर्दगी प्रोग्रेस देखी जाती नहीं देखी जाती थी। तो ये एक ज़रूरी अमल है। आप देखेंगे कि चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान का वो कम से कम ये तो हो कि वो 12 घंटे 10 घंटे बैठने की सलाहियत रखता हो, केस सुनने की सलाहियत रखता हो, और उसके साथ साथ उसका कोई इन्फ्लुएंस जो है वो किसी से जो ना हो, किसी साथ एफिलिएशन उसकी महसूस ना हो, तो वो एक अनबायस्ड जो है वो हो, जिसमें कोई बायसनेस उसकी नज़र नहीं आनी चाहिए। तो पहले ये होता था कि सीनियर तरीन बन जाता था, लेकिन अब क्या होगा कि 3 मोस्ट जो 26वीं तरमीम के तहत क्या होगा कि जो 3 मोस्ट सीनियर जजेस होंगे उनमें से देखा जाएगा कि किसकी कारकर्दगी प्रोग्रेस अच्छी है और उसकी बेस पे उसको जो है बुलाया जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि कम से कम वो देखा जाएगा कि इसकी बायसनेस है, और इसके साथ साथ क्या होगा कि ये कंट्रोल में आएंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस आपने पहले भी देखा है कि किस तरह उन्होंने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो आप देख सकते हैं,
जिस तरह वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को हटाने वाले कौन थे, और उसके बाद फिर जो है वो नवाज़ शरीफ, उसको भी उन्होंने हटाया, और उसके बाद फिर बंदयाल जो था उसने किस तरह रात को दरवाजे खोल दिए और एक जो है वो प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया। तो इसको आप ज़रूर देखिएगा कि किस तरह जो है चीफ जस्टिस के पास एक अनलिमिटेड पावर थी, तो इसको जो है वो कन्फाइंड करना ज़रूरी था। और इसके तहत लूप होल्स अभी भी हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये अब जो पावर है वो सारी लेजिस्लेशन के पास चली गई है। तो ये भी एक अच्छा साइन है कि चलो डेमोक्रेसी, जो भी लोग बैठे हैं अब आपकी ये किस्मत पे है कि जो भी लोग बैठे हैं, चाहे वो उनको कानून साजी का पता है नहीं पता, क्या वो पढ़े लिखे हैं नहीं, लेकिन कम से कम वो ही अब अपॉइंट करेंगे जो भी चीफ जस्टिस होगा, और कोई भी चीफ जस्टिस जो है वो किसी प्राइम मिनिस्टर को नहीं हटा सकेगा। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। सेकंड पे आप देखेंगे कि जिस तरह हमारे पास 58(2)B था, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि उसने किस तरह जो है वो सदर के इख्तियारात जो थे, जिसमें वो आप भी देखते हैं कि किस तरह उनके पास अनलिमिटेड पावर थी कि 58(2)B के तहत वो नेशनल असम्बली को तहलील कर सकता था, वज़ीर आज़म को रिमूव कर सकता था, और अपनी जो है, अब होता क्या है असल में कि जब चीफ जस्टिस के पास पावर होती है, अनलिमिटेड पावर होती है, तो वो किसी और के हाथों इस्तेमाल हो जाता है, चाहे वो किस तरह भी हो सकता है। और फिर इसी तरह जो सदर था उसके पास भी एक अनलिमिटेड पावर थी। अब 1990 में जब गुलाम इसाक़ खान ने रिमूव किया था नवाज़ शरीफ को, आप देखेंगे तो उसके पास एक बहुत ज़्यादा जो है वो पावर थी, इसके तहत जो है वो हुआ। तो 58(2)B को फिर बाद में जो है वो ख़त्म कर दिया गया। 58(2)B को जो है वो 18 अमेंडमेंट्स में तमाम इख्तियारात वो ले लिए गए और प्राइम मिनिस्टर को सौंप दिए गए। और अब सदर जो है बस एक आप देखें कि रवैती जो है वो बैठा होता है, हेड ऑफ स्टेट बैठा होता है, और इसका एक और कोई एग्जेक्टिव में रोल आपको नज़र नहीं आएगा। तो अब ये जो है हमारे पास आ गई। अगर हम इसको देखते हैं कि इसके नज़रिए के तहत, अगर हम इसको नज़रिए के तहत देखते हैं कि पाकिस्तान में जो कानून है और जो USA में सेपरेशन ऑफ पावर है वो कैसे है, तो इसको आप इस तरह के देखेंगे कि जो USA में है वहाँ पे एक प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है, क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में वो उनकी जो कांग्रेस है जहाँ पे लेजिस्लेशन होती है, कानून साजी होती है, उसका कोई अमल दखल नहीं होता एग्जेक्टिव में। जिस तरह हमारे पास क्या होता है, ये इंतहाई इफ़ेक्टिव सिस्टम है इन USA में। आप देखेंगे कि वहाँ पे जो कांग्रेस है वो कानून बनाती है और बजट पास करना उसका काम होता है। उसके साथ साथ वो क्या रोल करती है कि जब भी कोई मुआहदा करना होता है प्रेसिडेंट ने, तो वो पहले कांग्रेस को जो है वो इत्मीनान में लेता है, उसके बाद जो है किसी भी गवर्नमेंट के साथ वो या किसी भी मुल्क के साथ वो कोई मुआहदा करता है। तो आप देखेंगे वहाँ पे कि एग्जेक्टिव का रोल वहाँ पे एग्जीक्यूट करवाना होता है, ना कि उसकी इंटरफेरेंस। कोई एक फ़र्द भी वहाँ पे नहीं होता उसकी नेशनल, या जिस तरह हमारे पास नेशनल असम्बली है तो वहाँ पे जो है वो आप देखेंगे कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और साथ उसके सेनेट होती है, तो वहाँ पे कोई अमल दखल नहीं होता एग्जेक्टिव का कि वो उसको इन्फ्लुएंस कर सकें। और उसके साथ साथ जो आज़ाद जो है वो अदलिया है उनके पास जिसका काम होता है इंटरप्रेट करना, तशरीह करना, और उसके साथ जुडिशल रिव्यू जो नज़रसानी का इख्तियार जो है वो भी हासिल होता है। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में जो हमारे पास एग्जेक्टिव है वो इंटरफेरेंस लेजिस्लेशन भी करती है, और साथ साथ जो चीफ जस्टिस जो है अब तो उनका भी किरदार आप देखेंगे कि वो भी जो है वो एग्जेक्टिव भी कर रही होगी और लेजिस्लेशन भी कर रही है, तो दोनों कर रही होंगी। तो ये थोड़ा सा अब लूप होल्स हैं, तो इसलिए जो है वो इफ़ेक्टिव निज़ाम आप देखेंगे कि USA में जो है किस तरह जो है वो। और इसके साथ साथ एक और चीज़ की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो वहाँ पे जो है इतनी ताकतवर नहीं है, इतनी पावर में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो इस्तेमाल हो जाते हैं, चाहे वो सियासतदान हैं या फिर आपके पास जजेज़ हैं या फिर आपके पास सेनेटर हैं, तो कोई भी हैं तो वो एक हद में वो इस्तेमाल हो जाते हैं, और जो जैसे मर्ज़ी जो है वो उसको चलाना चाहें तो चला सकते हैं। तो ये आज हमने मोंटेस्क्यू की पूरी जो थ्योरी थी सेपरेशन ऑफ पावर, और उसके जो और क्या जो है वो किस तरह जो है पाकिस्तान में इफेक्टिव सिस्टम है या नहीं है सेपरेशन ऑफ पावर का, और किस तरह लाया जा सकता है, इसको आज हमने डिस्कस किया है। तो इसके साथ साथ हमने कहा है कि किस तरह जो है जो जजेस थे वो किस तरह इन्फ्लुएंस करते थे एक गवर्नमेंट को जो है वो गिराने में, और किस तरह माजी में जो है वो प्रेसिडेंट जो थे, जिसमें 58(2)B का जो हवाला दिया जाता है कि वो किस तरह जो है एक नेशनल असम्बली के जो है इख्तियारात इस्तेमाल करके वो ख़त्म कर देते थे। तो इस लिहाज से आज का जो है वो हमारा टॉपिक जो मोंटेस्क्यू का था सेपरेशन ऑफ पावर, तो पाकिस्तान पे वो क्या नाफिजुल अमल है नहीं है, और किस तरह जो है वो इफेक्टिव है नहीं है पाकिस्तान में। तो आप मज़ीद देखेंगे कि पाकिस्तान में वो सिस्टम नहीं है जो मोंटेस्क्यू ने दिया था सेपरेशन ऑफ पावर का, क्योंकि यहाँ पे इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, एग्जेक्टिव की लेजिस्लेशन में है और लेजिस्लेशन की एग्जेक्टिव में हो जाती है, तो ये आपस में जो है वो जुड़े रहते हैं। और साथ अलहदा से चीफ जस्टिस ऑफ
पाकिस्तान के पास एक अनलिमिटेड पावर थी पहले, और वो भी अपनी जो है वो इस्तेमाल करता। अब देखते हैं जो 26वीं तरमीम हुई है, उस 26वीं तरमीम में जो कानून बनाए गए क्या उनको जो है वो आगे अमल करेंगे उस पर या नहीं। अब ये भी देखा जाएगा कि कितने केस होते हैं और उस केस में जो है वो सुप्रीम कोर्ट उस केस को कैसे देखती है और किस तरह जो है वो इम्प्लीमेंट होगा, आगे जो प्रोसीजर होंगे और नई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगी तो वो किस तरह जो है इसको देखेंगे। तो आज हमारी जो है वो थ्योरी जो है वो डिस्कस हुई है। तो अब तक दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।